कैंसर पेशेंट्स जैसे हम जानते हैं उनका जो आंतरिक शक्ति होती है जिसे इम्यून टॉलरेंस बोलते हैं वो नॉर्मल पेशेंट से थोड़ी सी कम होती है। तो ये माना गया है कि अगर कोई साधारण व्यक्ति विशेष है, अगर उसको कोविड 19 का इन्फेक्शन होता है तो उसके मुकाबले में जो कैंसर पेशेंट हैं जो थोड़े से इम्यून सप्रेस्ड होते हैं उसका कैंसर ये कोविड का होने का चांस और कोविड की सीवियरिटी का चांस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। अगेन डिपेंड्स अपॉन थ्री इश्यूज। वन इज कि पेशेंट को जो है कौन से स्टेज का कैंसर है। दूसरी बात, पेशेंट को ब्लड कैंसर रिलेटेड हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है या सॉलिड ट्यूमर्स है। और तीसरी बात, पेशेंट का जनरल कंडीशन, परफॉर्मेंस स्टेटस, साथ में अगर शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की तकलीफ है या नहीं है, स्मोकिंग किया है या नहीं है। अब किस तरह का कैंसर है, इसमें अगर किसी पेशेंट को लंग कैंसर है और उसके साथ पेशेंट को कोविड हो जाता है तो उसमें डेफिनेटली जो कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो निमोनिया जो लंग में होते हैं, वो ऑलरेडी जो फेफड़ा है जो पूरी तरह काम नहीं कर रहा होता, उसमें जो है पेशेंट और जो है प्रताड़ित हो जाता है और पीड़ित हो जाता है। सो इट इज अ डबल वैमी एज यू से इन इंग्लिश। You have cancer of the lung and you have pneumonia because of COVID, then both of them, bring the performance status of the patient down. सेकेंडली, एक पेशेंट है जिसको सॉलिड ट्यूमर्स है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया या गॉल ब्लैडर कैंसर हो गया। और दूसरा पेशेंट है जिसको लुकीमियाज है, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, लिम्फोमा हो गया। दोनों में से जो लुकीमियाज या लिम्फोमाज होते हैं उनको कोविड होता है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आने का चांस होता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे जो व्हाइट सेल काउंट होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, वो ज्यादा गिरते हैं वनस्पत जो कि सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं। तीसरी बात, अगर किसी को कैंसर है और साथ में शुगर है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट की तकलीफ है और उसके ऊपर उसको कोविड हो जाता है, तो ये पेशेंट जो है दे डू वर्स देन पेशेंट्स हु डू नॉट हैव एनी कोमॉर्बिडिटीज। तो ये तीनों चीजें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर कैंसर पेशेंट है उसको कोविड होता है तो ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे इसमें पहलू होते हैं जिसको हमें देखना पड़ता है और उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना होता है। जो कोविड 19 है ये डिस्टिंग्विश नहीं करता कि मिला है हेल्दी है या अनहेल्दी है, कैंसर का पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट है या ऑफ ट्रीटमेंट है। जैसे मैंने जिक्र किया कि कैंसर पेशेंट्स थोड़े इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल पॉपुलेशन। इनके ऊपर अगर आप कीमोथेरेपी देते हैं तो उनका जो अंदर का इम्यून टॉलरेंस है वो थोड़ा और डाउन हो जाता है। तो दोनों केसेस में देर आर प्रॉब्लम्स, बट डेफिनेटली जो एक्टिव ट्रीटमेंट में होते हैं उनको ज्यादा कोविड रिलेटेड साइड इफेक्ट्स आने का चांस होता है, क्योंकि उनका इम्यून टॉलरेंस और दब जाता है। अब जैसे कैंसर पेशेंट है, उसका इम्यून टॉलरेंस डाउन है, उसके साथ उसको डायबिटीज है, उसका इम्यून टॉलरेंस और डाउन हो गया, उसके साथ उसको आप कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो उसके व्हाइट सेल्स, उसके प्लेटलेट्स डाउन जाते हैं। तो उसमें से वापस निकलने में जितना टाइम लगता है, वो जो विंडो पीरियड होता है उसके अंदर अगर उसे कोविड होता है तो डेफिनेटली उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वनस्पत एक पेशेंट जो ट्रीटमेंट ले चुका है और फॉलो अप है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैंसर का जो प्रोग्नोसिस होता है या कैंसर का किसी को भी कैंसर होता है, उसका जो आउटकम होता है वो डेफिनेटली जो है उसका जो कैंसर का स्टेज होता है उस पर डिपेंडेंट होता है। और कैंसर में 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। 1 और 2 को हम बोलते हैं अर्ली स्टेज, 3 को बोलते हैं रोको रीजनली एडवांस्ड और 4 को हम बोलते हैं मेटास्टैटिक, जो स्टेज 4 होती है। तो 1 और 2 में जो होता है पेशेंट का क्योर होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, जिसे हम अर्ली स्टेज बोलते हैं। और 4 के अंदर जो होता है पेशेंट का क्योर होने का चांस ना के बराबर होता है। तो अगर कोविड जो है 1 और 2 जो स्टेज होती है, जो अर्ली कैंसर होते हैं, उसमें अगर पेशेंट को अटैक करता है तो पेशेंट का जनरल कंडीशन, उसकी परफॉर्मेंस स्टेटस
और उसका इम्यून सिस्टम दैट इज मच बेटर देन अ पेशेंट जो लास्ट स्टेज में होता है, जो स्टेज 4 में होता है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स बॉडी के जो होते हैं वो कैंसर की गिरफ्त में आ चुके होते हैं। तो डेफिनेटली stage of the patient, if the patient is higher stage, then definitely logic says that COVID will cause more symptoms than a patient which is in an early stage. बाकी मैंने so stage of the patient is very paramount. The condition of the patient, the comorbid conditions, that is sugar, blood pressure, hypertension, or if the patient is having renal failure along with it, patient who have end stage renal disease, ये सारे patients they definitely fare worse than a patient who's very fit and who's having less stage of cancer. Your question has basically two parts. One is कि क्या मैं अपना ट्रीटमेंट डिले कर सकता हूं, और सेकंड पार्ट इज कि क्या मैं अपना फॉलो अप डिले कर सकता हूं. नाउ ट्रीटमेंट डिले का जहां तक सवाल आता है, अगेन एज आई सेड, इट इज द स्टेज विच डिसाइड्स द आउटकम. अगर वो अर्ली स्टेज है और हमारा जो ट्रीटमेंट का इंटेंट, जो हमारा ट्रीटमेंट का उद्देश्य है वो क्योरेटिव है, मतलब हम चाहते हैं कि पेशेंट क्योर की तरफ जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम चाहेंगे कि ट्रीटमेंट जो है पेशेंट टाइम पे ले, अगर बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक हैं. दूसरी सिचुएशन में अगर पेशेंट जो है पैलिएटिव है, जो क्योरेटिव नहीं है, नॉन क्योरेटिव है, ओनली कंट्रोल है, उसके अंदर वी शुड डेफर, ट्रीटमेंट को डिले करना चाहिए और किसी न किसी तरह से, चाहे कुछ टैबलेट्स हो, कुछ सपोर्टिव मेथड्स हो, उससे डिले करके ताकि पेशेंट की कंडीशन बेटर हो, उसके बाद ही इसको आगे लेना चाहिए. बाकी रही इमरजेंसी ट्रीटमेंट, अगर कोई पेशेंट सर्जरी में आता है, इमरजेंसी से आता है, फिर उसमें तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं होता. और रही बात फॉलोअप की, फॉलोअप के अंदर आई थिंक अगर पेशेंट एक्टिव कोविड पेशेंट है तो उसके अंदर पेशेंट हैज टू टेक केयर ऑफ दैट फर्स्ट, एंड देन ऑफ कोर्स आगे जाके जो है कैंसर का ट्रीटमेंट लेना चाहिए. अगर पेशेंट डिटीरिएट करता जा रहा है, उसके अंदर देयर इज नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट कैंसर, देन इट इज फायर फाइटिंग. You have to take care of the present problem first and then take care of the other diseases. Flu which is there, you have to distinguish whether it is the normal flu which is there or whether it is COVID related flu which is there. So I personally feel that once, you have to go and get the physician into the loop. The physician is the one, or the infectious diseases specialist. He sees first, and then he does the basic test. He risk stratifies it, and if he feels that it is a low risk, then probably take a call after 4-5 days and repeat the test again. But if he feels high risk, then the physician takes precedence, and then later on, once the patient comes out of it, then we come into the loop as oncologist. क्योंकि अगर पेशेंट को फ्लू होता है, उसमें ऑन्कोलॉजी रिलेटेड, दैट इज कैंसर रिलेटेड, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हमें टेक कवर करना है. तो इसमें जो है फिजिशियन का रोल मेरे हिसाब से पहले आएगा, उसके बाद जाके जो है ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल आएगा. If a patient is been recently diagnosed, then again you use your clinical judgment whether to go ahead or whether to wait. If the patient is on treatment, then the standard guidelines which are there, which are for everybody, the patient has to follow along with the treatment which the patient is on. If the patient is having too much morbidity, ट्रीटमेंट के दौरान अगर उनको लगता है कि ट्रीटमेंट झेल नहीं पा रहे या ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसमें ट्रीटमेंट को लंबा करने में या थोड़ी देर रोकने में ही समझदारी है. और इसके साथ जो सारे प्रिकॉशंस है, हैंड वॉशिंग, मास्क वियरिंग, सारा कुछ कंटिन्यू होना चाहिए. जो पेशेंट फॉलोअप पे है, जो ट्रीटमेंट खत्म करके फॉलोअप पे चला गया है, वो पेशेंट जो है ही इज एज गुड और एज बैड एज एनी अदर पर्सन ऑन द रोड. तो उसको तो जो स्टैंडर्ड इंडिकेशंस हैं जो कोविड के हैं वो फॉलो करते हैं.
But if we go through the body of literature, we find that there is nothing, there is no direct causation and association effect that if you take something and your immune will boost up by 10 points or something. So here मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने कुछ ज्यादा करना है तो पौष्टिक आहार लेना है और टाइम पे लेना है, नियमित लेना है। उसके साथ अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको लगे कि कुछ गोली खानी है, तो विटामिन सी की गोली होती है, वो एक गोली आप दिन में खा सकते हैं या बी कॉम्प्लेक्स खा सकते हैं। ये अगर समझे कि उनके खाने से या कुछ करने से कोई जो है आंतरिक शक्ति बढ़ जाएगी, ये सिर्फ मिथ्या है। इट इज़ अ मिथ। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दिस ऐप। ये हर एक मनुष्य जो भी सड़क पे होते हैं या अपने काम पे होते हैं, उनको ये ऐप होना चाहिए। इसके 2 कारण हैं, एक तो आपको पता लग जाएगा कि आपके आस-पास कोई पॉजिटिव पेशेंट है कि नहीं है, क्योंकि जैसा न्यूज़ में आ रहा है, लॉट ऑफ पेशेंट्स ऑफ कोविड आर एसिम्प्टोमेटिक, उनको बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते और फिर भी पॉजिटिव होते हैं, फिर भी वो बीमारी आगे फैला सकते हैं। उस केस में ये ऐप ज़्यादा कारगर होता है और इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि भारत सरकार को जो है बीमारी की कितनी एक्चुअल संख्या है पूरे देश में या पूरे राज्य में या पूरे लोकेलिटी में, उसका भी जो है एग्जैक्ट या सटीक नॉलेज जो होती है वो हो सकती है। तो दोनों तरफ से जो है ये हमारे लिए अच्छा ही है। इससे हमें आंकड़े भी पता लगेंगे और इससे हमें ये भी पता लगेगा कि हम जो है, जो हमारे साथ में जो टच में हमारे कोई भी व्यक्ति आ रहा है, क्या वो ये प्रॉब्लम से जो है पीड़ित है कि नहीं है। तो उससे हम जो है प्रोटेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। इसका यही कारण है क्योंकि अगर कोई हमारे सामने आता है पेशेंट जो ऐप में पता लग जाता है कि पॉजिटिव है, तो ये देखा गया है कि अगर मैं मास्क पहनता हूँ और अगर वो नहीं पहनता, तो बीमारी ट्रांसमिट होने का चांस जो है 50 से 70% होता है। अगर दोनों मास्क पहनते हैं तो बीमारी ट्रांसमिट होने का चांस 4 या 5% होता है। तो बाई चांस अगर आप किसी के टच में भी आ जाते हैं और देखते हैं कि उसने मास्क पहना है, आपने मास्क पहना है, तो हमें एक थोड़ा रफ आइडिया हो जाता है कि बीमारी का कितना जो है प्रकोप हमारे ऊपर हो सकता है। तो ये हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी बहुत अच्छा ये ऐप इन्होंने बनाया है। मेरे ख्याल से तो सबको जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना चाहिए और ब्लूटूथ ऑन कर।